सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते छात्रों, आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं पाठ क्रमांक 7, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, और पाठ का नाम है खुला आकाश और ये पूरक पठन है। मैंने आपको कृति पत्रिका में जो कहा था जिसमें गद्य पाठ, पद्य पाठ और पूरक पठन, उसमें पूरक पठन है। इसकी विधा, इस पाठ का प्रकार है डायरी अंश। डायरी अंश मीन्स हम जो कुछ लिखते हैं दिन भर में, जो अनुभव हुआ है और जो हर रोज लिखते हैं उसे डायरी कहते हैं, और खुद को लिखना भी चाहिए डायरी में। लेखक है कुंवर नारायण। इन्होंने इस पाठ को दिशाओं का खुला आकाश इस किताब से, इस रचना से लिया है। मानो ये लेखक है और ये लिख रहे हैं। हर रोज लेखक लिखता ही रहता है और डायरी लेखन हमको लिखनी ही चाहिए। तो ये डायरी लिख रहे हैं और यहाँ एक चित्र है। इस पाठ के अनुसार खुला आकाश यह हमें दिखाई देता है, और ये जो खुला आकाश है, इस खुले आकाश में मनुष्य को जीना अच्छा लगता है। तो हम देखेंगे पाठ क्रमांक 7, खुला आकाश, पूरक पठन। इसकी विधा है डायरी अंश। डायरी मीन्स हर रोज किसी को न कुछ लिखना ही चाहिए। हमारे जीवन में अनुभव जो है वो लिखने चाहिए। हम एक दूसरे से वो बातें एक दूसरे को बताते हैं, वो बातें, वो अनुभव लिखने के लिए डायरी है। तो ये डायरी अंश है एक। लेखक कुंवर नारायण सिंह, दिशाओं का खुला आकाश, इस रचना से यह खुला आकाश, ये पाठ लिया गया है। और यहाँ जो लेखक है, ये लेखक ये लिख रहे हैं, मानो ऐसा हम समझेंगे। खुला आकाश मीन्स मनुष्य को स्वतंत्रता से रहना बहुत पसंद होता है। इसी तरह ये खुला आकाश पाठ हम देखने वाले हैं। इस पाठ में हम परिचय देखेंगे, पाठ का परिचय और लेखक का परिचय। लेखक का परिचय, इनका जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। नई कविता के आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता ही रही है। इन्होंने जो लेखन किया है, कविता ही लिखी है। इसके अलावा कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं को पर भी लेखनी चलाई है। इन्होंने क्या किया है, कहानी लेखन भी किया है, लेख भी लिखे हैं, समीक्षा की है। समीक्षा मीन्स एक किताब रहता है, एक किताब लिखने वाला उसमें क्या बातें लिखी है, वो सही है या गलत है, आज के माहौल में ये लेखन कैसा है, इसे समीक्षा कहा जाता है। तो उन्होंने कुछ किताबों पर समीक्षा भी लिखी है। सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं में भी उन्होंने रुचि ली है। आपकी कविता, कहानियों का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनकी कविताओं का, कहानियों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ प्राप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य जगत में इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार होते हैं। इसी तरह साहित्य जगत में ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ये इन्हें प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि किताबें इन्होंने लिखी है। इस पाठ का परिचय हम देखेंगे। छात्रों, ये जो पाठ है इस तरह का है कि ये डायरी अंश है। एक एक दिन में 4-4 पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है और वो पाठ के जरिए हमें दी गई है। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। हमें स्वयं को देखना चाहिए, स्वयं को खोजना चाहिए। दूसरों के साथ वाद विवाद करके नहीं हमारा जीवन बर्बाद करना चाहिए। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारा जीवन, उनके जो अनुभव है, इन अनुभवों को उन्होंने अपने इस डायरी में लिखे हैं। तो चलो देखते हैं कुंवर नारायण जी इन्होंने लिखी हुई ये जो डायरी है वह किस तरह है।
हम देखेंगे बच्चों 10 मार्च 1990 में उन्होंने डायरी में लिखा है, अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। देखो, बाहर की दुनिया है, ये देखकर हम रह जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ मैं हूँ, मैं दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। स्वयं मिस खुद। अभी यहाँ बताया गया है हमें क्या करना चाहिए कि आजकल की दुनिया में, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। हमें लगता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, या ये है वो है, समाज है, इस समाज में क्या चल रहा है, हम उन्हें देखते रहते हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना चाहिए, इस दुनिया से भी हमारी अंतःकरण की दुनिया होती है। हमें खुद को अंदर झांक कर देखना चाहिए तो हमें सब कुछ मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए, स्वार्थ को छोड़ना चाहिए और निस्वार्थ को लेना चाहिए। निस्वार्थता से अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे, अपने नज़रिए से दूसरों को देखेंगे तो हमें चारों बाजू में सुखी सुख दिखाई देगा, सब अपने लगने लगेंगे, चारों ओर शांति दिखेगी। और हमें इसीलिए क्या करना है, पहले खुद के अंदर देखना चाहिए, अंदर की दुनिया देखनी चाहिए कि मुझ में कितना स्वार्थ भरा हुआ है। अगर हम इस स्वार्थ को निकाल देंगे, पॉजिटिव रहेंगे और मुझे और कुछ अच्छा बनना है, दूसरों की मदद करनी है और खुद ही अंदर से आप बदलोगे तो इस बाहर की दुनिया में तुम्हारे इस बदलाव की ज़रूरत है, इस परिवर्तन की ज़रूरत है। देखो किस तरह हम क्या करते हैं, एक दूसरे को टांग अड़ाते हैं और एक दूसरे को आगे जाने से रोकते हैं। ये निस्वार्थी हो गए हम। लेकिन ये बाहर की दुनिया को छोड़कर अगर हम अंदर की दुनिया देखेंगे तब हमें बाहर की दुनिया दिखाई देगी। ये यहाँ देखो, अभी जो माहौल चल रहा है, जो महामारी आई है, इससे क्या हुआ है, जो कुछ लोग हैं उन्हें अनाज देने का कार्य हमारे ये पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं। इनकी जो अंदर की दुनिया है वो बहुत बड़ी है और इन्होंने इस अंदर की दुनिया में निस्वार्थता से अपने इस भाइयों को उन्होंने क्या दिया है, मदद की है। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, इस डायरी अंश से हमें स्वयं को पहले प्रेरित करना चाहिए। खुद में जो बुरे विचार है उन्हें मिटाना चाहिए और हमें अच्छे विचारों की ओर चलना चाहिए। स्वयं प्रेरित होकर हमें सदा ही आगे जाना चाहिए। यह इस अंश से अंदर की दुनिया देखकर लेखक ने कहा है। दूसरा अंश छात्रों दिया है, ये है 10 मार्च 1998, मकान पर मकान। लेखक हर रोज लिखते हैं, कुछ पत्ते कुछ वाक्य लिखते हैं। उसमें ये लिखा है, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि गली में पेड़ भी नहीं है, पेड़ लगाने की गुंजाइश जगह ही नहीं है वहाँ पेड़ लगाने के लिए। आजकल आप देखो, मोहल्ले में जाओ, गली में जाओ, गांव में जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारे मकान ही मकान दिखाई देंगे। मकान इस शब्द का अर्थ है घर, आशियाना। तो ये इतने घर है, मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मकान, इसीलिए वहाँ पेड़ लगाने की जगह ही नहीं है। और इतने मकान की लगते हैं कि मकान पर मकान लदे हैं, लंदफंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम गली में जाओ, इतनी छोटी सी गली, संकरी गली होती है, संकरी में छोटी सी गली होती है और इतने मकान रहते हैं कि लंदफंद मीन्स अव्यवस्थित, अलग अलग तरह के मकान अव्यवस्थित होते हैं और उस गली में हम गुजरते हैं तो हम अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमें आकाश भी नहीं दिखाई देता। ऐसे इतने मकान होते हैं जो एक संकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस मकान में हम रहते हैं उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और गंदी तंग गली दिखाई देती है। जहाँ मैं रहता हूँ, लेखक कहते हैं कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तंग गली दिखाई देती है और गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। ये चित्र हमें दिखाई देगा, ये देखो, ये वास्तव देखो, यहाँ बहुत सारे मकान हैं, इन मकानों में एक भी पेड़ नहीं हमें दिखाई दे रहा है और लेखक जहाँ रहते हैं तो चारों ओर देखते हैं कि गंदगी ही गंदगी है।
चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी, आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं। छात्रों, जब हम छोटे थे तो सचमुच ही ये जो चिड़ियों के जो घोंसले हमारे घरों में पेड़ों में रहते थे, लेकिन अब ये चिड़िया घोंसले बनाते हुए हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये मनुष्य क्रूर हुआ है। ये जो छोटे छोटे पंछी है, पक्षी है, तुम्हें कहाँ दिखाई देंगे? ये देखो, ये इलेक्ट्रिक जो है यहाँ इस खंबे पर बैठे हुए हैं, ऐसे ये पक्षी या चिड़िया हमें दिखाई देते हैं। और लेखक कल्पना करता है, मानो ऐसा लगता है कि रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने की तरह वह हमें दिखाई दिखते ही नहीं। देखो, ऐसा लगता है कि सचमुच की चिड़िया नहीं, ये खिलौने हैं प्लास्टिक के। तो इसी तरह जो शायद इधर उधर पुदक सकते हो या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हो। जब सुबह होती है और चाहे हमारे घर के सामने या खिड़की के सामने अगर पेड़ है, वहाँ पशु पक्षी होते हैं। ये पक्षी जब अपनी आवाज़ निकालते हैं, कलरव करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कलरव हमें सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने क्या किया है, यह सीमेंट के जंगल बनाए हुए हैं, सीमेंट के घर है, पेड़ नहीं है, और पेड़ नहीं है इसलिए वहाँ ये जो पक्षी है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रकृति हमें जो है, उस प्रकृति को हमने नश्वर किया है। तो यहाँ ये जो लेखक है इस डायरी में हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और जो पक्षी है, इन पक्षियों की सृष्टि है, उस सृष्टि का रक्षण करना चाहिए। इसमें जो शब्दार्थ है, आसमान मीन्स आकाश, गुंजाइश संभावना, संकर्य में छोटी, लंदफन मीन अव्यवस्थित। छात्र देखो, ये जो लेखक है 8 अगस्त 1998 के दिन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सही और संपूर्ण साहित्य वो है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आंख से नहीं। यहाँ एक ग्रंथालय है, इसमें बहुत सारी साहित्यों की किताबें हैं, साहित्यिक किताबें लिखते हैं, इनको पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, किताब लेते हैं, यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, बाईं या दाईं आंख से देखते हैं, रखते हैं। लेकिन हमें साहित्य ऐसे पढ़ना चाहिए कि सही साहित्य पढ़ो, और इस साहित्य को पढ़कर हमें समाज में क्या करना है, आत्मोन्नति करो। इस साहित्य को पढ़कर हमें समाज को ज्ञान देना है, हमें क्या करना है ये बताने की कोशिश किया है कि पूरी तरह आपको साहित्य पढ़ना है। देखो, इस तरह यहाँ ये जो साहित्य सम्मेलन है या काव्य सम्मेलन है, ऐसे जो विधाएं है, उपक्रम है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उस साहित्य में क्या लिखा हुआ है, ये साहित्य समाज के लिए कैसे उपयोगी है, ये बताने की कोशिश लेखक ने की है। आगे देखते हैं छात्रों, 12 नवंबर 1998 इस दिन लेखक ने डायरी में लिखा है, जाने खुद को जानना में स्वयं को जानना। पहले भी हमने देखा था, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करे कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। देखो, हमें क्या करना चाहिए, इसी तरह शांत बैठना है, मेडिटेशन जिसे कहते हैं। दिन भर काम करते रहते हो, दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन खुद के लिए 10 या 20 मिनट दो, शांत बैठो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम खुद क्या है। जब हम आत्मचिंतन करेंगे तो हमें एक फ़ायदा होगा, वो है कि हम खुद को जानेंगे कि हम क्या है, क्या करते हैं, मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न ही सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में ही उतना ही भरोसा रखें जिनमें हम अपनी सोच समझ में रखते हैं। यहाँ उन्होंने बताया है, लेखक कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसी तरह खुद को समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करते हैं, उसने ऐसा किया, वैसा किया, और दूसरों की बातें सुनते रहते हैं, दूसरों की बातों में टांग अड़ाते हैं, और इसमें हमारी पूरी आयु चली जाती है। ये ऐसा करता है, इसने ऐसा किया, अरे पीछे मत बोलो, तुम क्या करो, आत्मचिंतन करो, मैंने ये गलत किया,
ये सही किया। और जो सही के खुद को जानने के बाद तुम्हारे पास जो ज्ञान आया है, तुम्हें क्या करना है, दूसरों में जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को क्या करना है, तुम्हें दूर करने की कोशिश करनी है। मीन्स तुम खुद को जानने के बाद तुम्हें दूसरों के लिए उपयोगी आना है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध है, जिन्होंने कहा है कि तुम्हें क्या करना है, दूसरों के काम आओ, खुद को जानो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की मदद करो। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मकता, स्वीकृति का भाव होना चाहिए। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सकारात्मकता होनी चाहिए। अंतमय है, हमारे ही प्रतीक रूप हमसे अलग या भिन्न नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है कि खुद को जानना है और दूसरों की सेवा करनी है। तो छात्रों, ये जो डायरी अंश है 12 नवंबर को लेखक ने लिखा है, इसमें दंभ शब्द आया है। दंभ मीन्स अभिमान, व्यर्थ का अभिमान नहीं करना है, हमें ये बताने की कोशिश की है। कुंवर नारायण जी ने 7 अगस्त 1999 में कहा है, सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है। आदमियों में कुछ आदमीवाद, भेड़िए, लकड़, सांप, तेंदुए, बिच्छू, उसके साथ साथ गोजर वगैरह की तरह होते हैं। और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। ये प्राणियों के नाम मानवों को दिए गए हैं। कुछ मानव भेड़िए होते हैं, कुछ तेंदुए होते हैं, कुछ बाघ की तरह होते हैं, तो कुछ आदमी गाय होते हैं, बकरी होते हैं। तो इसी तरह ही आदमी होते हैं। यहाँ चित्र दिखाई दिया है, ये देखो, ये किस तरह इनके चेहरे देखो कितने खूंखार दिखाई गए हैं। तो ये खूंखार भी मानव होते हैं, ऐसे भी मनुष्य होते हैं और इस तरह के भी मनुष्य होते हैं। जो खूंखार होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन जो इसी तरह होते हैं वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, वो एक दूसरे पर दया करते हैं, मानवता से पेश आते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? लेखक को प्रश्न पड़ा है कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्यों होता है कि इस मनुष्य में ये प्राणी को हमें दिखाई देते हैं? ये जो मनुष्य अगर मनुष्य ही रहे और इनके हृदय में मानवता रही, तो इस पूरे विश्व में जो युद्ध होता है, जो अशांतता है, ये नहीं होती। इसीलिए लेखक ने बहुत ही सुंदरता से उनके मन में आए हुए विचार इस डायरी में उन्होंने लिखे हैं और कहा है कि मनुष्य को मनुष्य होना चाहिए, न कि इस खूंखार जानवरों की तरह होना चाहिए, ये कहने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। देखो, इस डायरी में इन्होंने लिखा है, लुका छिपाकर जीना, 4 जनवरी 2001। इस दिन उन्होंने क्या लिखा है, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। लेखक भी कहता है कि मुझे इसी तरह पंछी की तरह जीना अच्छा लगता है, खुला जीवन। चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। अच्छी तरह से नृत्य नहीं करते, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मेरी ऊंची उड़ान है, मैं यहाँ तक गया हूँ, मैं वहाँ तक गया हूँ, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन लेखक को ये पसंद नहीं है बड़ा चढ़ाकर अपनी बातें कहना, वह चारित्रिक बेईमानी है। हर एक मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है कि जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत न जान पाए। हम क्या है, लोगों के सामने जैसे है वैसे पेश आओ। हमें कुछ नहीं आता है और हम क्या कहते हैं, हाँ मैं वैसा हूँ, ये मैंने लिखा है, ये मैंने पढ़ा है, ये नृत्य मैंने किया है, ये सब काम मैंने किया है। अरे तुम में आत्मविश्वास नहीं है, इसीलिए तुम आगे आकर ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ बोलते हो। लेखक को ये पसंद नहीं है। लेखक ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है वही समाज के सामने अपना कार्य आकर बताता है, वो कृति करता है। लेखक कहता है कि तुम्हें क्या करना है, अपने असलियत को क्यों छुपाते हैं? आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों होती है? भ्रष्टाचार करते हैं,
किसी के कुछ देना है उसके लिए धूर्तता से काम करते हैं। तो ये जो धूर्तता है ये गंदी है, ये ऐसा क्यों होता है? लेखक को प्रश्न पड़ा है कि हर मनुष्य को धूर्त नहीं होना चाहिए, हर मनुष्य को अपनी असलियत छुपानी नहीं चाहिए। ये बताने की कोशिश वो इस डायरे में कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे इस तरह खुले आकाश में जीना अच्छा लगता है, न कि इस धूर्त, यहाँ इस चित्र में तुम्हें दिखाई दिया गया है कि किस तरह ये धूर्त है, ये जो प्राणी है किस तरह इस पर झपट पड़ा है। धूर्त मनुष्य ऐसे ही होते हैं, वो दूसरों का विचार नहीं करते। हमें क्या करना है? हमें धूर्त नहीं होना चाहिए। हमें पहले स्वयं के बल पर आत्मविश्वास के साथ आगे जाना है, खुद को बनाना है और बाद में दूसरों की सेवा करनी है। अगला अंश लिखा है जीने का अर्थ। छात्रों, 23 जनवरी 2002 को कुंवर नारायण जी ने क्या लिखा है हम देखेंगे। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। ये तथ्य जीवन के किसी खंड पर लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। ये देखो, बचपन, यौवन और बुढ़ापा, मनुष्य को इन अवस्था में जाना ही पड़ता है। हर एक का जन्म होता है, बचपना होता है, बचपने में वो खेलते हैं, आगे चलते हैं यौवन, उसके बाद बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा आने के बाद मृत्यु आती है। तो ये कभी भी इसमें बदलाव होने वाला नहीं है, ये ऐसा ही चलता रहने वाला है। तो खास बात यह है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित है, चैतन्य है, चैतन्य मीन्स आत्मा जीवित है, जिंदगी को अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसे क्या पाता हूँ ऐसा जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। वो आज भी बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी वो लिख रहे हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसी तरह देखो, ये जो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े होकर भी अपना बचपना नहीं खो चुके हैं, वो अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो अपना जो बुढ़ापा है वो बांट रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि चलो अभी मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, मनुष्य को अपने इस जीवन में जितना जीवन मिला है उसमें बहुत सारा आनंद दूसरों को बांटना है, खुद के लिए जीना है, खुद को कुछ नया नया सीखना है। 75 का हो रहा हूँ, लेखक की आयु 75 साल की हो रही है। जीने के लिए अब कुछ वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद हो गया है क्या? हर एक व्यक्ति क्या कहता है? जाने दो, अभी उम्र हो गई, कुछ नहीं करना है। अरे देखो, हमें क्या करना है? अरे उम्र की ओर नहीं देखना है। उम्र की ओर जो देखता है वो पीछे रहेगा। मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा है, उसमें चाहे बुढ़ापा हो या यौवन हो। हमें इसी तरह इस बुढ़ापे की भी स्वीकार करना चाहिए। ये क्या कहा है उन्होंने? एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के मोड़ पर आ सकती है। ये मृत्यु मेरे पीछे है, कहीं भी आ सकती है। तो मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए, मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। और मृत्यु का स्वागत करेंगे तो हम हंसकर जिएंगे, और हंसकर जिएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो अब हो। ये सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। लेखक को ये बात समझ में आई है कि वो आज 75 साल में भी लिख रहे हैं, वो अपना जो बुढ़ापा है वो आनंद से बिता रहे हैं। हमें भी इसी तरह इस बुढ़ापे को क्या करना है? आत्मसात करना है, स्वीकार करना है। मैं बुढ़ा हुआ हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जीवन के अंत तक हमें सीखना चाहिए और जीवन के अंत तक हमें प्रसन्न रहना चाहिए। तो हमारा जीवन इस बीमारियों से मुक्त भी हो सकता है, हमारी आयु भी बढ़ सकती है। ऐसा बहुत ही सकारात्मकता से कुंवर नारायण जी ने इस डायरी के अंश में हमने एक जीवन का छोटा सा अनुभव बताया है। छात्रों, 12 जून 2006 में वह दिल्ली में थे। तो दिल्ली का माहौल कैसा था? देखो, यहाँ वह आज भी लिख रहे हैं। क्या लिखा है? दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा, शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस। ये दिल्ली शहर है ना, यहाँ आबादी बहुत है, जगह कम है, और यहाँ इतने घर है कि ऐसा लगता है कि एक बस ही है। सवारियों से लनफत हर वक्त चलायमान, चारों ओर आबादी, अब मनुष्य ही मनुष्य तुम्हें दिखाई देंगे। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो,
उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही नहीं, जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे धीरे कई भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यहाँ सिर्फ उन्होंने कल्पना की है, यह चित्र दिखाई दिया है, ये भीड़ है। मुंबई में जाओ, कहीं भी जाओ, इतने मनुष्य की ये भीड़ है और यहाँ घरों की भीड़ है। ऐसा लगता है कि ये बस है और इस बस में घर रूपी मनुष्य भरे हुए हैं, लंदफंद अव्यवस्थित भरे हुए हैं। आप कभी ट्रेन में चले जाते हैं या कभी मार्केट में जाओ, तुम्हें यहाँ बहुत सारे मनुष्य दिखाई देंगे। ऐसे दिखाई देंगे कि कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे ट्रेन में चढ़ रहा है। ट्रेन में इस तरह चढ़ जाते हैं कि कभी लटक रहते हैं। और ये जो लंदफंद में अव्यवस्थित जो है, ये अव्यवस्थित जीवन को ऐसा नहीं होने देना है। हमें क्या करना है कि जिंदगी में बस इतना ही नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ है। जिंदगी में तुम्हें क्या करना है, हर एक जो अंश है एक के ऊपर एक जिंदगी के ऊपर ही आया हुआ है। तो जीवन ये जीना है, बहुत ही प्रसन्नता से जीना है। और जीवन की जो सार्थकता है किस में है? जैसे तुम शिक्षक हो तो तुम्हारे शिक्षक होने की सार्थकता क्या है? बच्चों को ज्ञान देना है, बच्चों को ज्ञान देना है। अगर तुम अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हो तो उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान होकर तुम्हें उसमें प्रगति करनी है, देश का विकास करना है। राजनीतिक क्षेत्र में हो तो तुम्हें देश का विकास करना है, देश के लिए सोचना है। तो मैं राजनीति में हूँ तो सिर्फ ऐसा करना वैसा करना है, भाषण देना, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या करना है, ये जीवन की सार्थकता जिस पात्र, जैसे कि ये जो जीवन है, ये जो दुनिया है ना, एक रंगशाला है और रंगभूमि है, रंगशाला है। और इसमें हम मनुष्य है, कलाकार है। और हर एक को पात्र कौन सा दिया है? कोई शिक्षक है, कोई पत्रकार है, कोई राजनीति है, तो कोई कौन है? ये हमें पात्र दिए गए हैं। और इन पात्रों को हमें क्या करना है, उसी तरह निभाना है। हमारे जीवन की सार्थकता हमें पूर्ण करनी है, तो ही ये जीवन इस दुनिया में सार्थक हो जाएगा। यह दिल्ली में रहकर वहाँ के माहौल को देखकर उन्होंने जीवन का मतलब, इसका संबंध बताया है। जनवरी 2006 को कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहाने निकालते हैं। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने लेते हैं। अगर तुमको टीवी देखना है, छात्रों, अच्छा लगता है ना, टीवी देखना है तो शौक से टीवी देखते हैं। लेकिन अगर घर के बड़ों ने कुछ काम करने को कहा, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे बहाने निकालते हो। ये देखो, इस चित्र में जो नहीं करना चाहते उसके लिए ऐसा है वैसा ऐसा करते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो करना है वह शौक के साथ काम करना चाहिए। कौन से भी काम का हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। 30 दिसंबर 2010, बहुत दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। ये देखो, यहाँ ये जो चेहरे दिखाई दे रही हो, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। एक दूसरे से बहस करने से, झगड़ा करने से क्या होता है? दोनों को कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता सिवाय अशांति की। इसीलिए क्या करना चाहिए? बहस नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ भी सच्चाई हाथ नहीं लगे। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों के बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। दूसरा क्या कह रहा है वो तुम सुनो, सुनने के बाद अपनी बातें बोलो। एक दूसरे से बहस करने से हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। चीज़ों की गुलामी, मनुष्य आज का आधुनिक युग है और आज का मनुष्य क्या हुआ है? इन चीज़ों के गुलाम हो गए। पहले हमारे गुलाम थे, प्राचीन काल में या पहले के काल में हमारे गुलाम थे। जैसे हम दूसरों को काम करवाते थे, लेकिन आज क्या हुआ है? हम चीज़ों के गुलाम हो रहे। और वो कौन सी चीज़ें हैं? निर्जीव है। देखो, कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा है। बच्चों, हंसी आती होगी, हम स्वयं पैसे देते हैं और 40,000 के कंप्यूटर लेते हैं। लेकिन यह कंप्यूटर ने क्या किया है? लेखक को खरीदा है, क्योंकि वह दिन भर उस कंप्यूटर के पास बैठा हुआ है। आप भी बैठते हैं। आपको मोबाइल खरीद कर दिया हुआ है? नहीं, मोबाइल ने आपको खरीदा है और उस मोबाइल पर हम दिन रात लदे रहते हो। आज तो लदे रहेंगे क्योंकि ये अच्छे के लिए है, क्योंकि आज ये जो महामारी है, एक ऐसा माहौल आया है कि हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण देना जरूरी है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर भी देखो, आजकल उसकी गुलामी में हूँ, उसके नखरे को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। ये जो कंप्यूटर है ना, कभी बंद होता है तो उसका मैं गुलाम हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि इस कंप्यूटर ने ही मुझे खरीद लिया है 40,000 देकर, और मैं वही बैठता हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में मेरा उज्जवल भविष्य है।
तो ये निर्जीव वस्तु है, ये कंप्यूटर है, आज इसका ज़माना है तो मनुष्य इसका गुलाम हो चुका है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसके पहले मैंने मोटर भी खरीदी है। अब क्या हुआ है, ये मोटर है ना, इसका मैं गुलाम हो चुका हूँ। मोटर मेरी गुलाम नहीं है, मैं इसका गुलाम हो चुका हूँ, उसकी सेवा में हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी हर एक के घर में मोबाइल है, हर एक चीज़ है। उस चीज़ों के हम क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, उनकी आदत से हमें पड़ी है। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। पहले के ज़माने में बहुत बड़ा एक मालिक रहता था, हवेली होती थी और उसके गुलाम होते थे हर एक काम के लिए। आज क्या हुआ है, आज हजारों चीज़ें हैं और इन चीज़ों के मनुष्य गुलाम होता जा रहा है। हमें कितनी गुलामी करनी चाहिए, जो अच्छी है इस चीज़ों से जो अच्छा मिलता है वो ले लो, कितने समय तक लेना चाहिए उस पर पाबंदी होनी चाहिए, ये बताने की कोशिश लेखक ने हमें इस डायरी अंश से बताई है। तो छात्रों, ये जो पाठ है, इस पाठ में बहुत ही सुंदर ऐसे डायरी में उनके खुद के जीने के जो अनुभव है वो बताने की कोशिश की और हमें इन अनुभवों को क्या करना है, अपने जीवन में परिवर्तित करना है। इसके ऊपर इस तरह की कृति आएगी, ये पूरक पठन है और इसमें प्रश्न आएगा। 4 अंकों के लिए 2 प्रश्न आते हैं, काव्य पर भी आ सकता है या गद्य पर भी आ सकता है। ऐसे 8 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे, इसमें से ये 4 अंकों का होगा। इसमें इस तरह की कृति होगी, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए और ये जो दिया गया है तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं है, संकरी है, भीड़ भाड़ है, इसी तरह पेड़ नहीं है, इस तरह आप उत्तर लिख सकते हैं। कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु जैसे कि तेंदुआ है, भेड़िया है, मनुष्य जीवन की स्थितियाँ कैसी है, तो इस तरह की कृतियाँ आप लिखकर अंत में अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति कैसी है कि एक प्रश्न दिया जाएगा और अपने विचार आपको स्पष्ट करने होंगे। इसी तरह ये पूरक पठन 4 अंकों के लिए आपको आ सकता है। यहाँ ये पाठ खत्म हो गया है, धन्यवाद। उसके बाद और एक उपक्रम अपठित गद्यांश भी आ सकता है, यह हमारी किताब में दिया गया है। ये गद्यांश आपको पढ़ना है, इसके ऊपर दी गई जो कृतियाँ है वो लिखनी है। ये कौन से प्रश्न में आएगा, कृति क्रमांक 1 जिसमें 2 गद्यांश है वो किताब में से आएंगे और तीसरा गद्यांश वो अपठित आएगा। ये अपठित गद्यांश भी 8 अंकों के लिए होता है। तो इसी तरह आपको स्वाध्याय लिखने हैं, कृतियाँ पूर्ण करनी है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजनी है। सेफ रहो।